हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज अपन बात करने वाले हैं रीनल सिस्टम की अगली डिजीज़ के बारे में, जिसका नाम है एक्यूट रीनल फेलियर या फिर एक्यूट रीनल इंजरी। इसको अपन अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे ARF मतलब एक्यूट रीनल फेलियर, एक्यूट रीनल इंजरी, एक्यूट किडनी फेलियर, एक्यूट किडनी इंजरी, एक्यूट रीनल डिजीज़ या फिर एक्यूट किडनी डिजीज़। जैसे पहले अपन इसको जानते थे एक्यूट रीनल फेलियर के नाम से, लेकिन जैसे क्या हुआ, जो लोग मेडिकल फील्ड से रिलेट नहीं करते वो क्या देखते थे कि किडनी पूरी तरह से फेल हो गई है, तो उनको इससे कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो आजकल इसको एक्यूट रीनल फेलियर ना बोल के एक्यूट रीनल इंजरी बोलते हैं। आपको बुक्स में भी ये मॉडिफाई मिलेगा, पहले की बुक्स में एक्यूट रीनल फेलियर मिलेगा, जो अब नई बुक्स आ रही है उनके अंदर एक्यूट रीनल इंजरी मिलेगा आपको देखने के लिए। AKI का क्या मतलब होता है? एक्यूट रीनल इंजरी का मतलब होता है सडन या फिर अचानक से लॉस ऑफ रीनल फंक्शन ड्यू टू रीनल सेल डैमेज नेफ्रॉन्स। रीनल सेल कौन सी होती है? नेफ्रॉन फ्रॉम इस्चेमिया और टॉक्सिसिटी, चाहे इस्चेमिया से या फिर टॉक्सिसिटी से। अब हमारी किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। जब किडनी की सेल्स डैमेज हो जाती हैं, सेल डैमेज होने की वजह से, तो किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, जिससे अपने को देखने को मिलती है इस्चेमिया और टॉक्सिसिटी की कंडीशन। इस्चेमिया का मतलब होता है जब किडनी का ब्लड सप्लाई कम मिलती है। जब किडनी को ब्लड सप्लाई कम मिलेगी तो इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट डिक्रीज़ हो जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा, इसके टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। ये किसी भी वजह से हो सकता है, कोई शॉक या फिर हैवी ब्लीडिंग की वजह से, तो उसको बोलते हैं इस्चेमिया। और टॉक्सिसिटी का मतलब जब कोई जहरीला सब्सटेंस या फिर हैवी मेडिसिन्स किडनी को नुकसान पहुंचाती है, उस वजह से क्या हो, सडन सडन लॉस हो रीनल फंक्शन करने में। तो इसका मतलब क्या हो गया? सडन लॉस ऑफ रीनल फंक्शन ड्यू टू रीनल सेल डैमेज। सडन लॉस होगा रीनल फंक्शन का, किस वजह से? रीनल सेल डैमेज हो जाएंगी, नेफ्रॉन्स डैमेज हो जाएंगे, और उससे क्या होगा? इस्चेमिया और टॉक्सिसिटी। ये इस्चेमिया की वजह से भी हो सकता है या फिर टॉक्सिसिटी की वजह से भी हो सकता है। इट इज़ रिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, रिवर्सिबल एंड टेम्परेरी लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। इसका सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि AKI ठीक हो सकता है अगर हम सही वक्त पर इसका कारण या फिर कोज पकड़ लें और ट्रीट करें, तो किडनी वापस नॉर्मल काम कर सकती हैं। ये क्रोनिक किडनी डिजीज़ CKD की जैसे परमानेंट नहीं होता, ये टेम्परेरी होता है। अगर अपन इसको इसका कोज जानकर इसका ट्रीटमेंट लेंगे तो ये वापस से ट्रीट हो सकता है और वापस से अपनी हेल्थी स्टेट में आ सकता है। करेक्टराइज्ड बाय एजोटीमिया, यूरेमिया एंड यूरेमिक फ्रोस्ट। अब जैसे किडनी फंक्शन नहीं कर पा रही है किसी भी वजह से, तो उससे क्या होगा? एजोटीमिया। एजोटीमिया का मतलब होता है जब ब्लड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बढ़ जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो ये क्या होता है? ब्लड के अंदर जमा होने लग जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर किडनी ब्लड फिल्टर ही नहीं करेगी कोई भी वजह से, तो क्या होगा? इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया, क्रिएटिनिन का अमाउंट बढ़ने लग जाएगा। यूरेमिया का मतलब जब ये सिम्टम्स इतने ज़्यादा बढ़ जाए कि बॉडी में सिम्टम्स आने लग जाएं, जैसे चक्कर आना या फिर कमजोरी होना या कन्फ्यूज़न या वोमिटिंग। और यूरेमिक फ्रोस्ट का मतलब होता है कि ये सीवियर केसेस में होता है जब ब्लड में यूरिया बहुत ज़्यादा होता है, तो वो स्वेट यानी पसीने के रास्ते से बाहर निकलता है। जब पसीना सूख जाता है तो स्किन पर सफ़ेद पाउडर जैसा फ्रोस्ट बर्फ़ की तरह जम जाता है, तो उसको बोलते हैं यूरेमिक फ्रोस्ट। तो हमें इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा? एजोटीमिया, यूरेमिया एंड यूरेमिक फ्रोस्ट। फिर बात करते हैं इसके कोजेज़ की। तो इसके कोजेज़ को 3 फैक्टर में डिवाइड किया गया है: किडनी के पहले, किडनी के अंदर, किडनी के बाहर। मतलब प्री रीनल, पोस्ट रीनल और इंट्रा रीनल। तो सबसे पहले बात करते हैं प्री रीनल कोज की। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, प्री, प्री का मतलब होता है पहले। तो प्री रीनल कोजेज, तो रीनल यानी किडनी से पहले क्या है? किडनी से पहले है ब्लड सप्लाई। किडनी की ब्लड सप्लाई आती है किडनी से पहले, फिर आती है अपनी यूरेटर्स। किडनी के बाद में क्या आते हैं? यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लेडर, यूरेथ्रा। तो प्री रीनल क्या हो गया? अपनी ब्लड सप्लाईज। अब इस ब्लड सप्लाई से संबंधित कोई भी इश्यू हो और उस इश्यू की वजह से हमारी किडनी डैमेज हो जाए, प्रॉब्लम कहाँ है? सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, डैमेज हो रही है किडनी,
ये सारे फैक्टर्स आएंगे प्री रीनल कोजेज़ के अंदर। प्री रीनल कोज जब भी पढ़ो तो एक वर्ड याद रख लेना हमेशा, हाइपो परफ्यूजन। अब जैसे एक पेशेंट में एक तरफ की आर्टरी पिचक गई और रीनल आर्टरी का नैरो होना कहलाता है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। अब जैसे राइट साइड की जो आर्टरी है ये नैरो हो गई, इसके नैरो होने की वजह से राइट साइड की किडनी में ब्लड कम जाएगा और इसके अंदर जो टिश्यू हैं इनके अंदर O2 डिलीवरी कैसी रहेगी, कम रहेगी। क्यों? क्योंकि ब्लड कम जा रहा है इसके अंदर, तो ब्लड कम जाएगा तो O2 की डिलीवरी भी कम होगी, ऑक्सीजन डिलीवरी भी कम होगी। और ये जो O2 की सप्लाई इसमें कम हो रही है, ये कम O2 ही कहलाएगी हाइपो परफ्यूजन। और अगर अब इस किडनी को पर्याप्त मात्रा में ब्लड या फिर O2 नहीं मिला तो इस किडनी के अंदर एक प्रॉब्लम राइज हो जाएगी, उसको बोलेंगे रीनल इस्चेमिया। और हमें ये पता है कि इस्चेमिया कंडीशन परसिस्ट रहे तो कंडीशन कहलाएगी नेक्रोसिस। और ये प्रॉब्लम अगर हमारी किडनी में हो तो कहलाएगा रीनल नेक्रोसिस। क्या कहलाएगा? रीनल नेक्रोसिस। और क्या होता है इसके अंदर? हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर। अगर बीपी बहुत कम है तो किडनी के फिल्टर्स जो ग्लोमेरुलस है उनमें इतना प्रेशर नहीं बनता कि वो वेस्ट को बाहर निकाल सके। तो यानी लो बीपी से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है। फिर आता है इसमें हाइपोवोलीमिया। हाइपोवोलीमिया मतलब हाइपोवोलीमिया और हाइपोवोलीमिया के शौक के अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर पूरा जैसे ब्लड प्लाज्मा या फिर ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होते हैं उनका लो हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं। मतलब ब्लड के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, बॉडी में टोटल ब्लड वॉल्यूम का कम हो जाना, क्या बोलते हैं उसको? हाइपोवोलीमिया। तो अगर ये बॉडी में ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया तो उस कंडीशन में भी अपने को ये ARF देखने को मिल सकता है। फिर आता है हेमरेज या फिर हेमरेजिक शॉक। मतलब एक्सीडेंट या किसी भी इंजरी में ज़्यादा ब्लड निकल जाए। अगर ब्लड निकल गया तो ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा तो किडनी उस वजह से भी फेल हो सकती है क्योंकि किडनी के पास अप्रोप्रिएट अमाउंट में ब्लड नहीं जाएगा। और किस वजह से? बर्न की वजह से भी अराइज हो सकती है। जब कोई जल जाता है तो बॉडी का फ्लूइड जो प्लाज्मा होता है तेज़ी से लॉस होता है, जिससे किडनी तक पहुंचने वाला ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है और उससे भी एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है अपने को। फिर अगला कोर्स हो सकता है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अगर हार्ट कमज़ोर है और खून को ठीक से पंप नहीं कर पा रहा है तो किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, और किडनी तक ब्लड नहीं पहुंचेगा तो अपने को कैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है? ARF, एक्यूट रीनल फेलियर कंडीशन देखने को मिल सकती है। मतलब किसी भी वजह से अपने को किडनी में हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिल रहा है, चाहे वो हाइपोटेंशन की वजह से हो या हाइपोवोलीमिया या हाइपोवोलीमिक शॉक की वजह से हो, किसी भी वजह से अपने को हाइपोपरफ्यूजन देखने को मिल रहा है तो ARF हो सकता है। अब जैसे कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट अटैक या किसी भी वजह से जब हार्ट अचानक से फेल हो जाए तो सबसे पहले किडनियाँ अफेक्ट होती हैं। तो हार्ट अटैक की वजह से भी अपने को ARF देखने को मिल सकता है। फिर आता है सीरियस डिहाइड्रेशन, यानी पानी की कमी। अगर बॉडी के अंदर पानी की कमी हो रही है, ब्लड के अंदर फ्लूइड की कमी हो रही है, पानी की प्लाज्मा की कमी हो रही है, तो उस वजह से भी क्या होगा? अपने को एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है। फिर आता है इसके अंदर परसिस्टेंट डायरिया, एक्सेसिव स्वेटिंग। अब लगातार लूज मोशन या बहुत ज़्यादा पसीना निकले, ये बॉडी का फ्लूइड लेवल गिरा जाता है जो किडनी पर दबाव डालता है। जैसे आपने देखा होगा लूज मोशन या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से क्या होता है? फ्लूइड लेवल गिर जाता है बॉडी के अंदर, और फ्लूइड जैसे अपने को चक्कर आने जैसा फील होता है तो वो क्यों होता है? क्योंकि बॉडी में फ्लूइड लेवल कम हो जाता है। फ्लूइड लेवल कम होने की वजह से किडनी के पास अप्रोप्रिएट अमाउंट के अंदर फ्लूइड नहीं पहुंचता है और उस वजह से भी ARF देखने को मिल सकता है अपने को। फिर है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। मतलब आर्टरी के अंदर कोई भी मतलब स्टेनोसिस किसी भी वजह से नैरो हो जाए, या यहाँ पे जैसे कोई भी प्लेग जम गया, कुछ भी यहाँ पे दब गई या फिर कहीं पे भी कुछ भी हुआ जिससे ये आर्टरी क्या हुई, पिचक गई, स्टेनोसिस हो गया इसका। तो उससे क्या हो रहा है? इसके अंदर ब्लड कम जाएगा, ब्लड कम जाएगा तो O2 की
अमाउंट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। उससे क्या देखने को मिल सकता है अपने को, ARF देखने को मिल सकता है इसके अंदर। फिर है रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस। अब जैसे रीनल आर्टरी थ्रोम्बोसिस का मतलब क्या है, यहाँ पे जैसे ये ज़्यादा पिचक गई और यहाँ पे ब्लड आके इकट्ठा हो गया और यहाँ पे एक ब्लड का क्या बन गया, थक्का बन गया, यानी खून का थक्का बन गया, जिसको अपन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। और ये फिर प्रेशर से अंदर जाएगा या फिर नहीं जाएगा तो भी यहाँ पे जैसे ब्लड रुक गया, उसकी वजह से वो जो थक्का बना उसकी वजह से ब्लड अंदर जाने से रुक गया, तो अंदर O2 का लेवल कम हो जाएगा और इससे भी क्या हो सकता है, एक्यूट रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है अपने को। फिर बात करते हैं इंट्रा रीनल कोजेज़ की, या फिर इंट्रेंसिक कोज या फिर रीनल कोज। इसका मतलब है कि सीधा डैमेज कहाँ हो रहा है, हमारी किडनी के अंदर। इन्हीं को इंट्रेंसिक कोज भी बोलते हैं। ये जो किडनी में डैमेज हो रहा है इसको ही अपन इंट्रेंसिक कोज भी बोलते हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर जो किडनी को डैमेज कर रहा था, जैसे किसी ने चाकू मार दिया या फिर किसी ने गन से किडनी के अंदर शूट कर दिया या चाकू मार दिया, तो डायरेक्ट सीधा जाकर अपनी किडनी को डैमेज करेगा, यानी मैं इसको बोल सकता हूँ रीनल ट्रोमा। तो पहला कोज तो क्या हो गया, रीनल ट्रोमा, यानी किसी भी अदर सब बाहर की चीज़ से या कि डायरेक्ट इस पे अटैक हुआ, जैसे किसी ने चाकू मार दिया या किसी गन शॉट लग गई या कोई भी किसी भी वजह से डायरेक्ट इंजरी हो गई, तो पहला तो क्या हो गया इसका कोज, रीनल ट्रोमा। फिर आता है इसके अंदर रैप्डेमियोलाइसिस। अभी जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, लाइसिस का मतलब क्या होता है, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। मायो का मतलब होता है मसल्स, मसल्स। और यहाँ पे जो रैप्डो है ये यूज़ हुआ है फॉर स्केलेटल, तो फॉर स्केलेटल, स्केलेटल मसल्स का ब्रेकडाउन, ऐसी कंडीशन जिसमें स्केलेटल मसल्स डैमेज होती है। तो ऐसी कोई इंजरी हो जाए जिसमें बहुत ज़्यादा मसल्स टूटी हैं, तो मसल्स में से मायोग्लोबिन निकल के बाहर ब्लड में आता है और उस मायोग्लोबिन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करेगी हमारी दोनों किडनियाँ, और उस मायोग्लोबिन को हमारे नेफ्रॉन फिल्टर करके किडनी से बाहर निकालते हैं। और यूरिन में बहुत ज़्यादा मायोग्लोबिन का आना उसको बोलते हैं मायोग्लोबिन यूरिया। अगर किडनी में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मायोग्लोबिन आए तो उसको बोलेंगे मायोग्लोबिन यूरिया कहलाता है। अब ये मायोग्लोबिन हमारी किडनी के लिए हाई टॉक्सिक होता है, मतलब नुकसान पहुंचाता है। तो इससे अपने को क्या देखने को मिल सकता है, ARF देखने को मिल सकता है। अब कोई भी इंजरी हुई उस वजह से मसल्स टूटी, मसल्स में से जो मायोग्लोबिन है वो हाई अमाउंट में अपने किडनी के अंदर आने लग गया, तो उस वजह से भी रीनल फेलियर देखने को मिल सकता है अपने को। फिर आता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें भी सीधा सीधा किडनी प्रोहिबिटेट होती है। अगर ये सीवियर हो गया तो ट्रीट नहीं कर रहे, सीवियर हो गया तो ये किडनी को डैमेज कर देता है। और इसके बाद में जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, इसके अंदर भी सीधा डैमेज किस पे होता है, सीधा अटैक किस पे होता है, अपनी किडनियों पे होता है। ये जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन डिजीजेस के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना लिया, उनको आप डिटेल में जाके देख सकते हैं कि कैसे कि किडनी पे डायरेक्ट अटैक करती हैं, ये डायरेक्ट किडनी को डैमेज करते हैं। कोई भी ऐसी दवाई जो किडनी के लिए घातक हो वो भी इसको डैमेज कर सकती है। और क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस की वजह से भी अपनी किडनियां डैमेज हो सकती हैं। कोई भी रीनल स्कार हो, इसके अंदर कोई भी स्कार प्रेजेंट हो, या फिर कोई भी रीनल स्टोन हो, इसके अंदर कोई भी पथरी हो, उस वजह से भी हो सकता है। रीनल सिस्ट, कोई भी ट्यूमर हो, सिस्ट हो, रीनल ट्यूमर, या फिर नेफ्रोटिक ड्रग्स, कोई भी ऐसे ड्रग्स हो, हाई मेडिसिन हो जो अपने ब्लड के थ्रू आए और इसके अंदर क्या कर दें, एक्यूट रीनल फेलियर कर दें। या फिर नेफ्रोटिक मेटेलिक पॉइजनिंग, या फिर कोई भी पॉइजन हो उसकी वजह से किडनियाँ क्या हो सकती हैं, डैमेज हो सकती हैं। नेफ्रोटिक मेटेलिक पॉइजनिंग जैसे हैवी मेटल्स जैसे मरकरी, लीड या फिर आर्सेनिक की वजह से किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स जो ग्लोमेरुलस होते हैं डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है, और वही आगे जाकर ARF का रीज़न बनता है। फिर बात करते हैं इसके अंदर पोस्ट रीनल कोज की।
पोस्ट रीनल कोज का मतलब जैसे इसमें भी नाम से पता चल रहा है, पोस्ट का मतलब रीनल सिस्टम यानी किडनी के बाद में, तो किडनी के बाद में क्या क्या आ रही है अपनी यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। अब जैसे अपन पोस्ट रीनल कोज की बात करें तो इसमें भी एक वर्ड याद रखना, क्या, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन। अगर यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए इसमें कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे कोई स्टोन आ गया, या जैसे ये बीपीएच पढ़ी थी अपन ने, बीपीएच की वजह से क्या हुआ था यहाँ पे, ये टिश्यू एनलार्ज हो गया था, एनलार्ज होने की वजह से यूरिन बाहर नहीं निकल रहा था। तो कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से अपना यूरिन बाहर ना निकले, तो ऐसे इंसान में धीरे धीरे यूरिन का इकट्ठा होने लग जाएगा यूरिनरी ब्लेडर में। अब जैसे यहाँ पे प्रोस्टेट थी, उसका एनलार्जमेंट हो गया डीएचटी के आने से, फिर वो क्या हुआ, एनलार्ज होने से यहाँ से यूरिन पास आउट नहीं कर पाया ठीक से, फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये पूरी यूरिनरी ब्लेडर यूरिन से भर गया और यूरिन में कलेक्ट होना शुरू हुआ। तो उससे क्या हुआ, ये बैक फ्लो करेगा और कहाँ जाने लग जाएगा, अपने यूरेटर्स में जाने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे अपने को पता है कि यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कितनी होती है, 1 लीटर। 1 लीटर तो होती है एनाटोमिकल, और फंक्शनल कैपेसिटी कितनी होती है, 600 ml, 600 ml फंक्शनल कैपेसिटी होती है इसकी। और अगर इसके बाद में भी कोई भी जैसे इंसान पेशेंट अपना यूरिन पास आउट नहीं कर पाया किसी भी प्रॉब्लम की वजह से, ये फुल भर गया, तो क्या होगा कि ये ब्लड फ्लो कहाँ से निकलेगा, यहाँ पे यूरेटर्स में जाने लग जाएगा। ये ब्लड फ्लो बैक करेगा और कहाँ जाने लग जाएगा, अपनी यूरेटर्स। तो धीरे धीरे अपनी यूरेटर्स में यूरिन का इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अपने ये जो यूरेटर्स हैं, ये यूरिन के दबाव की वजह से क्या होंगी, डायलेट होंगी। डायलेट होंगी मतलब ये साइडों में से बड़ी हो जाएंगी, मतलब मोटी फूल जाएंगी। और इनका डायलेट होना कहलाता है क्या, हाइड्रो यूरेटर। हाइड्रो यूरेटर कहलाता है इनका डायलेट होना। किसका, यूरेटर्स का डायलेट होना क्या कहलाता है, हाइड्रो यूरेटर। उसके बाद में भी अगर ऑब्स्ट्रक्शन कंटिन्यू रहा, यहाँ पे कोई भी अब ध्यान नहीं दिया, या फिर किसी भी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन नहीं खुली और ऑब्स्ट्रक्शन कंटिन्यू रहा, तो ये यूरिन कलेक्ट होने लग जाएगा कहाँ पे, अपने रीनल पेल्विस के अंदर। अगर यहाँ पे जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आया था, जैसे अपन ने एक एग्जांपल के लिए माना कि बीपीएच की वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया था, तो जिससे क्या हुआ, यूरिनरी ब्लैडर भर गया था पूरा यूरिन का, फिर ये यूरेटर्स में आ गया, फिर यूरेटर्स डायलेट हो गए, फिर भी ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं खुला, फिर ये कहाँ पे आ जाएगा, अपने रीनल पेल्विस के अंदर। और अपने को पता है रीनल पेल्विस की कैपेसिटी होती है 3 से 4 ml, या फिर 3 से 5 ml। अगर उससे ज़्यादा इसके अंदर यूरिन आएगा तो ये भी क्या करने लगेगा, डायलेट करने लगेगा, रीनल पेल्विस भी क्या करने लगेगा, डायलेट करने लगेगा। और रीनल पेल्विस का डायलेशन कहलाता है हाइड्रोनेफ्रोसिस। रीनल पेल्विस का डायलेशन क्या कहलाएगा, हाइड्रोनेफ्रोसिस। अगर अब भी यूरिन नहीं निकलेगा तो रीनल पेपिला, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर में रीनल पेपिला मौजूद है, ये डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगी। और फिर जैसे इसके बाद में होते हैं अपने नेफ्रॉन्स, तो कलेक्टिंग, फिर उसके बाद आती है कलेक्टिंग डक्ट्स, फिर डीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर पीसीटी, नेफ्रॉन। तो फिर नेफ्रॉन भी अपने क्या होते हैं, डैमेज होने लग जाते हैं। अब जैसे बीपीएच अपन ने एक एग्जांपल लिया था, लेकिन इसके अलावा भी और भी प्रॉब्लम हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन की, जैसे यूरेथ्रल ट्रोमा, यूरेथ्रल इंजरी, या फिर प्रोस्टेट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर ट्रोमा। अब जैसे यूरिनरी ब्लैडर में कोई भी ट्यूमर हो गया या सिस्ट हो गई, उस वजह से क्या हो रहा है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन तो आ रहा है लेकिन वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहा है यूरेथ्रा से थ्रू। या फिर यूरोलिथियासिस, स्टोन हो गया। यूरोलिथियासिस का मतलब कि ये जो पाथवे है इसके अंदर कहीं पे भी स्टोन बन जाना यूरिन पाथवे के अंदर। और जैसे ये था ये सिस्टोलिथियासिस। सिस्टोलिथियासिस का है कि यूरिनरी ब्लैडर में कहीं पे भी पथरी बन जाए, उस वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए। फिर है यूरेथ्रल ट्यूमर, कोई भी यूरेथ्रा के अंदर या यूरेटर्स के अंदर कोई भी ट्यूमर हो जाए या सिस्ट हो जाए, उस वजह से। यूरेथ्रल स्टेनोसिस, जैसे इसमें स्टेनोसिस का मतलब होता है कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाना यूरेथ्रा, यानी यूरेथ्रा के अंदर कोई भी यहाँ पे इसकी जो यूरेथ्रा है इसके ल्यूमन में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या फिर ये सिकुड़ जाए, नैरो हो जाए, उस वजह से यूरिन बाहर नहीं निकल पाए, तो उसको बोलते हैं यूरेथ्रल स्टेनोसिस।
रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। इसमें जैसे अपनी यूरेटर्स आती है, रेट्रोपेरिटोनियल मतलब पीछे से आगे की तरफ आती है ऐसे। तो यहाँ पे कोई भी टिश्यू ग्रोथ कर जाए या फिर ओवर ग्रोथ कर जाए या कोई भी इंजरी हो जाए, उस वजह से यहाँ पे ये जो अपनी यूरेटर्स है ये दब जाए या फिर क्या हो जाए, इनका स्टेनोसिस हो जाए, ये पिचक जाए, नैरो हो जाए, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है, यहाँ पे यूरिन कम आ सकता है। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, ARF। तो अपन ने कोज की बात की, तो प्री पोस्ट इंट्रा तीनों की बात की है। इंट्रा रीनल कोज, प्री कोज, पोस्ट कोज, आपके तीनों समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके अंदर अपन स्टेजेस ऑफ ARF या फिर साइन एंड सिम्टम की। तो सबसे पहली स्टेज आती है ओलिग्यूरिक फेज, जो होती है 8 से 15 दिन के लिए। इसमें चाहे कोई भी फैक्टर है, किसी भी फैक्टर ने हमारी किडनी को क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। अब किडनी डैमेज होने की मतलब है कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन डैमेज होंगे। अब नेफ्रॉन ही डैमेज होगा तो फिल्ट्रेशन रेट क्या होगी, कम हो जाएगी। फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, GFR क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। GFR डिक्रीज हो गया तो अपना यूरिन आउटपुट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल GFR होता है 125 ml, और ऐसे इंसान की यूरिन आउटपुट पूरे दिन में लगभग 400 से भी कम हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, ओलिग्यूरिया बोलेंगे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि GFR डिक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होगा, और यूरिन आउटपुट डिक्रीज़ होने की वजह से अपने को ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा। तो इस फेज़ को मैं ओलिग्यूरिक फेज़ भी बोल सकता हूँ। ये फेज़ कितने दिन के लिए होती है, 8 से 15 दिनों के लिए होती है। फिर अपने को इसमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरवोलीमिया। हाइपरवोलीमिया मतलब बॉडी में ब्लड के अंदर क्या हो गया, फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया, बॉडी फ्लूइड का अमाउंट बढ़ गया। क्यों, क्योंकि यूरिन आउटपुट, यूरिन बाहर नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि किडनियों ने काम करना बंद कर दिया है, किडनी फंक्शन बंद हो गया है, तो यूरिन बाहर नहीं निकलेगा, उससे ही बॉडी के अंदर फ्लूइड का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर, यानी ज़्यादा होएगा तो हाइपर वोलीमिया। फिर होगा हाइपरटेंशन। अब क्या होगा कि जैसे वेंस के अंदर जब ब्लड फिल्टर ही नहीं होगा तो ब्लड का प्रेशर लगेगा, और उससे क्या होगा, हाइपरटेंशन यानी हाई BP देखने को मिलेगी। फिर क्या देखने को मिलेगा इसमें, एडिमा। एडिमा कैसे, अब जैसे फ्लूइड बाहर ही नहीं निकलेगा तो वो अंदर टिश्यू के अंदर ही जाके जमा होने लग जाएगा, और टिश्यू ओवर ग्रोथ करेंगे, और टिश्यू के अंदर क्या होगा, पानी बढ़ जाएगा, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो कैसा क्या देखने को मिलेगा, एडिमा। एडिमा कौन से वाला, जनरलाइट। जनरलाइट मतलब कि इस कोई स्पेसिफिक पार्ट में देखने को मिलेगा या पूरी बॉडी में। अगर पूरी बॉडी में देखने को मिल रहा है तो उसको बोलते हैं अपन जनरलाइट एडिमा। तो पूरी बॉडी में देखने को ही मिलेगा तो उसको बोलेंगे अपन जनरलाइट एडिमा देखने को मिलेगा। फिर ये सबसे पहले पेरिऑर्बिटल एरिया में या फिर फेशियल एरिया में देखने को मिलेगा। पेरिऑर्बिटल एरिया मतलब आइज़, जैसे ये अपनी आइज़ है तो आइज़ के चारों तरफ अपने को सूजन देखने को मिलेगी, जैसे को पानी भरा हुआ सा दिखाई देगा। और ये कैसा होगा, पिटिंग टाइप। पिटिंग टाइप मतलब जहाँ पे भी सूजन रहेगी वहाँ पे अपन दबाएंगे तो गड्ढा जैसा हो जाएगा। और क्या होगा, इस फेज़ के अंदर अपने को एजोटीमिया देखने को मिलेगा। एजोटीमिया का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर यूरिया, नाइट्रोजन वेस्ट, क्रिएटिनिन इनका इंक्रीज हो जाना। ये कैसे होगा कि अब किडनियाँ ब्लड फिल्टर ही नहीं कर रही है, ब्लड फिल्टर ही नहीं करेंगी तो ब्लड के अंदर जो वेस्ट है वो कैसे बाहर निकलेगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा। इनके इंक्रीज होने से नोज़िया, वोमिटिंग देखने को मिलेगी। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये नाइट्रोजनस वेस्ट बढ़ने की वजह से, यूरिया, नाइट्रोजन, क्रिएटिनिन इनकी वजह से क्या होगा, कॉन्शियसनेस लेवल गिर जाएगा। फिर आता है इसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जैसे हमारी किडनियाँ पीएच रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। अब जब हमारी किडनी काम ही नहीं कर रही है तो जितनी हमें ज़रूरत है किडनी उतना क्या बाइकार्ब रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और प्राप्त मात्रा में हाइड्रोजन आयंस को बाहर नहीं निकाल पाएगी। तो ऐसे में धीरे धीरे ब्लड के अंदर बाइकार्बोनेट का अमाउंट कम हो जाएगा और हाइड्रोजन आयंस का अमाउंट रिटेंशन हो जाएगा। और जैसे कि हमें पता है पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बाइकार्ब्स। अगर बाइकार्ब्स बढ़ेंगे तो पीएच भी इंक्रीज होगा, पीएच भी इंक्रीज होगा। और अगर बाइकार्ब्स डिक्रीज होंगे तो पीएच भी क्या होगा, डिक्रीज होगा।
अब रीनल फेल्योर वाले पेशेंट के अंदर क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। डिक्रीज होने की वजह से क्या होगी, पीएच भी क्या होगी अपनी डिक्रीज हो जाएगी। और पीएच का कम होना क्या लाएगा, एसिडोसिस। और यहाँ रिलेशन है किसके साथ, बाइकार्ब्स के साथ, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस देखने को मिलेगा इसमें अपने। फिर मिलेगा इसमें हाइपरकैलेमिया। अब जैसे पीएच कम हो रही है, पीएच कम होने की वजह से सेल्स में पोटेशियम ब्रेक होकर ब्लड में आने लग जाता है। नॉर्मल ब्लड में होता है लगभग पोटेशियम होता है 2% ब्लड में पोटेशियम होता है। अब ये बढ़ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे अपन, हाइपरकैलेमिया। और क्या देखने को मिलेगा अपने को इसमें, हाइपर मैग्नीशियमिया या फिर हाइपर फोस्फेटिमिया। अब जैसे अपन डाइट के अंदर खाना खा रहे हैं तो डाइट के अंदर हमेशा खाने के अंदर फोस्फेट मैग्नीशियम होता है। तो ये किडनी नॉर्मल अपनी बॉडी में ब्लड में कितना होता है, 1.6 से 2.6 mg/dl तो होता है क्या, मैग्नीशियम। और 2.7 से 4.1 mg/dl होता है क्या, फोस्फेट। किडनी इनको हमेशा नॉर्मल रखती है, जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको बाहर निकाल देती है यूरिन के थ्रू। तो फिर ये क्या होगा कि अगर यूरिन ही नहीं बनेगा और क्या होगा, यूरिन के कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया उस वजह से फिल्ट्रेशन रुक गया है, नेफ्रॉन डैमेज हो गए हैं, तो उससे क्या होगा, फिल्ट्रेशन रुकने की वजह से बॉडी के अंदर हाइपर यानी मैग्नीशियम का अमाउंट बढ़ जाएगा, फॉस्फेट का अमाउंट बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं डाययूरेटिक फेज, जो सेकंड फेज है, जो चलती है 7 से 21 दिन तक। अब किसी भी प्रॉब्लम से आपकी किडनी के फंक्शन क्या हो गए, डिक्रीज हो गए थे। अब आप उसके रिलेटिव कोज ट्रीट करवाएंगे, कोई भी आपके सिम्टम्स आए या फिर कोई भी दिक्कत हुई तो आप ट्रीटमेंट लेंगे, डायग्नोसिस कराएंगे। डायग्नोसिस कराने के बाद बीमारी को कोई भी कारण से, मतलब कोई भी कारण से आपकी डिजीज़ हो रही हो या फिर कोई भी कारण से आपके प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई यानी ट्रीट हो गई और वापस अपनी हेल्थ स्टेट में आने लग गई, आप ट्रीटमेंट लेने लग गए। और अगर ट्रीटमेंट इफेक्टिव रहा तो उस ट्रीटमेंट के प्रभाव में अब जो फंक्शन घट रहे थे वो क्या होंगे, फंक्शंस धीरे धीरे वापस से बढ़ने लग जाएंगे। और या फिर आपकी किडनी क्या करेगी, हील करने लग जाएगी और फंक्शन वापस से बढ़ेंगे। तो जीएफआर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और जीएफआर इंक्रीज होगा तो अपना यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब कोई भी वजह से आपकी किडनी डैमेज हुई थी, नेफ्रॉन डैमेज हुए थे या फिर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, किसी भी वजह से, तो आपकी क्या हुआ था, यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो गया था, जीएफआर डिक्रीज हो गया था। फिर आपने उसका ट्रीटमेंट लिया, डायग्नोसिस करवाया और वो इफेक्टिव निकल गया। तो वापस से क्या होगा, जीएफआर इंक्रीज हो जाएगा और यूरिन आउटपुट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस फेज में अपने को देखने को मिलता है डायूरेसिस। डायूरेसिस का मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन बनना। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले तो यूरिन बन ही नहीं रहा था और अब ट्रीटमेंट लिया तो ज़्यादा बनने लग गया, ये कैसे होता है। अब जैसे बॉडी के अंदर जो एक्स्ट्रा फ्लूइड एडिमा के रूप में जमा था वो क्या होगा, वो भी बाहर निकलेगा क्योंकि किडनियों ने वर्क चालू कर दिया है, किडनियों ने वर्क करना चालू कर दिया। तो वो जो एक्स्ट्रा फ्लूइड था वो भी बॉडी के बाहर आएगा, रिनल सिस्टम से बाहर निकलने की कोशिश करेगा। तो वो वेंस में ओस्मोसिस के थ्रू वापस अपनी वेंस में आएगा और ब्लड में आकर क्या करेगा, यूरिन आउटपुट बढ़ा देगा और क्या करेगा, बाहर निकलेगा वो। और जैसे उसमें अपने को हाइपरवोलीमिया देखने को मिल रहा था, मतलब बॉडी में फ्लूइड का अमाउंट ज़्यादा हो गया था, तो अब अपने को हाइपोवोलीमिया, एक बार के लिए वो पूरा फ्लूइड बाहर निकलेगा, हाइपोवोलीमिया देखने को मिलेगा। हाइपोटेंशन मतलब अब बीपी कैसा हो जाएगा, लो बीपी हो जाएगा क्योंकि ब्लड पूरा फिल्टर होने लग गया है वापस से। डिक्रीज ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, और उससे क्या होगा, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो बाहर निकल गए हैं, क्योंकि किडनी वापस से फंक्शन करने लग गई है। डिक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, डिक्रीज सीरम यूरिक एसिड। फिर इसके बाद में आती है थर्ड फेज जिसको बोलते हैं रिकवरी फेज। ये होती है 6 महीने से 2 साल तक की। रिकवरी स्लो प्रोसेस, ये एक स्लो प्रोसेस है जो लगभग 6 महीने पे, जैसे आपकी कोई भी दिक्कत हुई तो 6 महीने पे ये रिकवरी शुरू हुई तो 2 साल लग जाएंगे आपको पूरी रिकवरी करने के लिए। ओल्ड रीनल फंक्शंस टू बी नॉर्मल, पूरे रीनल फंक्शन नॉर्मल होने में लगभग आपको 2 साल लग जाएंगे। यूरिन आउटपुट टू बी नॉर्मल, और एक टाइम पे आके यूरिन आउटपुट सब कुछ, पूरे किडनी के फंक्शन सब नॉर्मल हो जाएंगे। फिर बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो सबसे पहले डायग्नोसिस आएगा, बेसिस ऑफ चॉइस होगा सीरम क्रिएटिनिन। ये सबसे रिलायबल मार्कर है। अगर क्रिएटिनिन अचानक से बढ़ रहा है तो ये AKI का पक्का साइन है।
फिर आता है इसके अंदर अपन ईसीजी, फर्स्ट प्रायोरिटी होगी ईसीजी मॉनिटरिंग। एकेआई में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है या फिर हाइपरकैलेमिया जो हार्ट अटैक का कारण बन सकता है, इसलिए ईसीजी मॉनिटर करना भी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। फिर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, पहले की कोई भी डिजीज़ के बारे में डॉक्टर पूछता है, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। फिर आता है इसमें यूरिन एनालिसिस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी टेस्ट। इसमें क्या होता है, यूरिन की डेंसिटी चेक करके पता चलता है कि किडनी वेस्ट कंसंट्रेट कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। फिर इसमें करते हैं अपन यूरिन सीएस, यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी। ये स्पेसिफिक कारण का पता कोई भी रीज़न की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है उसका पता लगाने के लिए या फिर कौन सा ट्रीटमेंट होगा उसके लिए किया जाता है ये यूरिन सीएस टेस्ट। फिर होता है इसके अंदर यूरिक एसिड टेस्ट। कुछ केसेस में यूरिक एसिड बढ़ने से भी किडनी डैमेज होती है, तो ये यूरिक एसिड टेस्ट किया जाता है। फिर आता है इसके अंदर आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट। इसमें यूरिया और क्रिएटिनिन का लेवल चेक करते हैं अपन आरएफटी के अंदर। फिर क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट फॉर एस्टिमेशन ऑफ जीएफआर। इससे जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट का अंदाज़ा लगाया जाता है जो किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी बताता है। फिर इसमें केयूबी एक्सरे भी कर सकते हैं जो अक्सर किडनी, यूरेटर, ब्लेडर या एक्सरे के स्टोन देखने के लिए कर पाते हैं। केयूबी एक्सरे, यूएसजी अल्ट्रासाउंड किडनी की साइज देखने और ब्लॉकेज चेक करने के लिए बेस्ट है यूएसजी। और जब यूएसजी से पूरी जानकारी नहीं मिलती तो सीटी स्कैन किया जाता है और फिर भी पूरी स्पष्टि नहीं होती कि क्या प्रॉब्लम है, फिर एमआरआई करते हैं। फिर इसमें करते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स टेस्ट। इसमें क्या होता है कि मतलब एक्यूट किडनी इंजरी में किडनी ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाती है जिस वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए इसे मॉनिटर करना फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। फिर ईसीजी, एबीजी, सीबीसी ये भी करते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट के अंदर। बोले तो कंप्लीट ब्लड काउंट, हालांकि सीबीएस किडनी फंक्शन टेस्ट नहीं है लेकिन ये एकेआई के कारण कोज और कॉम्प्लिकेशंस बताता है। ईसीजी, एकेआई में किडनी पोटेशियम को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती जिससे हाइपरकैलेमिया हो जाता है। ईसीजी सबसे पहला टेस्ट है जो हार्ट पर इसके खतरनाक असर को तुरंत दिखाता है। फिर है एबीजी, किडनी का एक मेन काम है बॉडी का पीएच लेवल मेंटेन करना। जब किडनी फेल हो जाती है तो बाइकार्बोनेट्स नहीं बना पाती और एसिड को बाहर नहीं निकाल पाती। अब एबीजी में क्या दिखेगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एकेआई के पेशेंट्स में पीएच 7.35 से 7.35 से कम हो जाता है और क्या ये अपना बाइकार्बोनेट HCO3 क्या होता है, गिर जाता है। अगर बाइकार्बोनेट गिरेगा तो अपना पीएच भी क्या होगा, गिरेगा। तो इनका लेवल चेक करने के लिए अपन एपीजी एनालिसिस करते हैं। फिर बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले देखते हैं डाइटरी मैनेजमेंट। डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, ये डिक्रीज क्यों करेंगे फ्लूइड इनटेक, ताकि इस बॉडी के अंदर सूजन, एडिमा ना आए। डिक्रीज सोल्ट इनटेक, सोडियम बीपी को बढ़ाता है और फ्लूइड रोकता है, इसलिए सोल्ट का इनटेक भी क्या कर देंगे, डिक्रीज प्रोटीन इनटेक, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया बनता है जो किडनी के लिए टॉक्सिक है, तो इसका भी क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे अमाउंट। डिक्रीज फॉस्फेट, किडनी क्या होती है कि फॉस्फेट और मैग्नीशियम बाहर नहीं निकाल पाती है, फंक्शन ही रुक जाएगा तो बाहर कैसे निकालेगी, तो अपने को फॉस्फेट के इनटेक को क्या कर देना है, डिक्रीज कर देना है। पोटेशियम रेस्ट्रिक्ट, बनाना रेस्ट्रिक्शन नोटेड, अब बनाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए क्योंकि इसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है जो हार्ट के लिए ख़तरनाक है। अब क्या बढ़ाएं, तो इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के लिए ताकि बॉडी प्रोटीन को फ्यूल की तरह यूज़ ना करे। इंक्रीज आयरन सप्लीमेंट्स एनीमिया से बचने के लिए। इंक्रीज कैल्शियम, फॉस्फेट बढ़ने से कैल्शियम कम हो जाता है, इसलिए इसे बैलेंस करना ज़रूरी है, इसलिए कैल्शियम का अमाउंट अपने को क्या करना है, बढ़ाना है। फिर बात करते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, मॉनिटर वाइटल साइंस, वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है।
इनटेक एंड आउटपुट चार्टिंग, इनटेक और आउटपुट चार्ट बनाना है। पहले कैसा था पेशेंट, फिर उसमें क्या रिकवरी हुई, या फिर अब कैसा है पेशेंट की कंडीशन। डेली वेट चेकअप, वेट इसलिए चेकअप करना है जो एडिमा की कंडीशन डेवलप हो रही थी पेशेंट के अंदर, जो सूजन आ रही थी वो कम हो रही है या नहीं, फ्लूइड कम हो रहा है या नहीं। प्रोवाइड स्किन केयर, अब एडिमा से क्या होता है कि अपनी स्किन फटने के लिए तैयार रहती है, मतलब ब्रेक डाउन होने वाले जैसा रहता है, तो अपने को स्किन केयर करनी है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना है, मसाज देना है धीरे धीरे। प्रिवेंट इंजरी, इंजरी से भी बचाना है, क्योंकि एडिमा जैसी प्रॉब्लम रहेगी, सूजन रहेगी बॉडी में। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, अपने को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। प्रोवाइड प्रोवाइड कूल एंड काम इन्वायरमेंट, अपने को कूल और काम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना है। प्रिपेयर फॉर डायलिसिस और रीनल ट्रांसप्लांटेशन, इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब दवाइयों से काम नहीं बनता, किडनी मतलब ऐसी स्टेज पे आ गई है कि अब दवाइयों से ठीक नहीं होगी, अब उसको रिप्लेसमेंट थेरेपी की ज़रूरत है। फिर बात करते हैं इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट की। तो मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले बात करते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट की। डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, ताकि बॉडी के अंदर जो भी सूजन एडिमा है वो कम हो सके। फिर डायूरेटिक्स देंगे ड्यूरिंग मॉर्निंग टाइम, क्योंकि रात को बार बार उठना ना पड़े, इसलिए अपन डायूरेटिक्स सुबह के टाइम देते हैं। प्रोवाइड लूप डायूरेटिक्स जैसे लेसिक्स, फ्रूसामाइड, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती हैं क्योंकि ये किडनी पर तेज़ी से असर करती हैं। अवॉइड पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, स्पाइरोनोलेक्टोन, एक केई में पहले से पोटेशियम हाई होता है, हाइपर कैलेमी जैसी कंडीशन रहती है। अगर हम ऐसी दवाई देंगे जो पोटेशियम को शरीर में रोकती है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए इन्हें अवॉइड करते हैं। एंटीबायोटिक्स देंगे, अगर एक केई का कारण कोई भी इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक दी जाती है, लेकिन उनकी डोजेस किडनी फंक्शन के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ती है। एंटी हाइपरटेंसिव, किडनी खराब होने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए बीपी कंट्रोल करने के लिए एंटी हाइपरटेंसिव दी जाती है। तो यहाँ पे अपना टॉपिक ARF होता है कंप्लीट, AKI होता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियो।